अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। आम इंतखाबात 2024 में 2 रोज बाकी हैं, लेकिन इलेक्शन से कबल ही पूरे मुल्क खुसूसन KPK और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की एक नई और मजबूत लहर सर उठा रही है। मुख्तलिफ इंतखाबी रैलियों और उम्मीदवारों पर हमला, मच जेल पर मुनज़्ज़म अटैक के बाद डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबन के एक थाने पर मुसल्लह दहशत गर्दों ने एक बड़ा हमला किया, जिसमें 10 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए और 6 जख्मी हुए। यह हमला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब मुल्क भर में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद में महज 2 रोज बाकी रह गए हैं। इसी तरह गुज़श्ता हफ्ते बलूचिस्तान के इलाके मच और कौलपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के 3 हमलों को नाकाम बनाया और 3 रोज तक जारी रहने वाले क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 4 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी शहीद भी हुए हैं। इसके अलावा भी दोनों सूबों में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमले हुए हैं, जिसने कम से कम इन 2 सूबों में इंतखाबी अमल को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। दोनों सूबों में खौफ के साए हैं। इलेक्शन मुहिम जारी है। इसी दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर गुज़श्ता दिनों एक बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद इलेक्शंस मुलतवी हो जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में हर सूरत इलेक्शंस कराने का तहैया किया गया और अब भी डेरा इस्माइल खान में एक मुनज़्ज़म हमले के बाद भी इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और तमाम इदारे इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हालात जो भी हों, लेकिन इलेक्शंस 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात होंगे। गुज़श्ता शब के हमले के बाद भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस अज़्म का इजहार किया है कि बहुत से लोगों के इलेक्शंस मुलतवी होंगे, लेकिन हमने इन्हें गलत साबित किया है। इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अवामी मैंडेट के तहत जो पार्लियामान वजूद में आएगी, हम उनको हैंड ओवर करके अपने घरों को जाएंगे। दूसरी जानिब एक जमात के अलावा तमाम जमातें इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चला रही है। PTI के आज़ाद उम्मीदवार भी गिले शिकवे के दौरान इंतखाबी मुहिम तो चला रहे हैं, लेकिन उनके लिए इलेक्शन से कबल और इलेक्शन के बाद मुश्किल सफ़र दिखाई देता है। जहाँ इस जमात को अंदरूनी मसाइल का सामना है, वहीं अपने कायद के बिना ये जमात इलेक्शन मैदान में बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। इसके बरक्स दीगर जमातें पूरे मुल्क में एक कोऑर्डिनेटेड, एक मुनज़्ज़म और कदरे पुरसुकून इंतखाबी मुहिम चला रही हैं और रिवायती तौर पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात, कुछ तरक्याती मंसूबे और हमदर्दी का वोट समेटने में मसरूफ़ है। मुल्क की 2 बड़ी जमातों की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून आज मरी में पंडाल सजाकर बैठी, जिससे नून लीग की सीनियर लीडरशिप ने खिताब किया। आज नवाज शरीफ ने अपने खिताब में जहाँ दिया कि कुछ किरदारों को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने तहरीक इंसाफ पर खूब लफ्जी गोलाबारी की। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। निकाल दिया, मेरी जगह लाए किसको? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो कट्टे बच्चे वो कहां गए? और कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है, पाकिस्तान की यूथ, और यूथ तो मेरे साथ ये खड़ी है। जिसने मुझे निकाला, क्या अच्छा किया या बुरा किया, बोलो। और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे, वो इस्तीफा दे के घर जा रहा है। अल्लाह ये आज तहरीक इंसाफ पर टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए और मरी की सारी खूबसूरती खराब कर दी, रिश्वत खा ली। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सबने मार भगाना है यहाँ से, ताकि मरी जो है वो दिन रात तरक्की करे। वक्त के हुक्मरान का फर्ज है अपनी आवाम की खिदमत करना और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहा था जब मरी के लोग मर रहे थे यहाँ पर। पीपल्स पार्टी की तमाम तर तनकीद का हदफ नून लीग है। बिलावल भुट्टो पंजाब से भरपूर कैंपेन के बाद अब सिंध में अपनी पार्टी की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी वो नून लीग पर भरपूर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है और उसमें एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर, खासकर नवाज शरीफ पर भरपूर तनकीद की है। तहरीक इंसाफ की बात करें तो इस जमात को एक के बाद एक मुश्किल का सामना है और ये मुश्किलात ज़्यादातर उनकी अपनी पैदा करता है। इस जमात से उनका इंतखाबी निशान जा चुका है, जिसके बाद उनके उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानात पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की पहली लिस्ट शाया की, उसके बाद वेबसाइट और बाद में फेसबुक पेज के जरिए भी अपने इंतखाबी उम्मीदवारों की तफसीलात दी, लेकिन इसके बावजूद हर हल्के में मुख्तलिफ उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता होने का दावा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने शुरुआत में कागजात जमा कराए लेकिन उनको पार्टी टिकट नहीं अलॉट किया गया, ऐसे उम्मीदवारों को बार बार सीनियर उहदेदारान ने कागजात वापस लेने का कहा, लेकिन अक्सरियत ने कागजात वापस लेने का वक्त खत्म होने तक डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं लिए। इसी तरह मुख्तलिफ हल्कों में तहरीक इंसाफ के 2 या ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में है, जिससे तहरीक इंसाफ का वोटर कन्फ्यूज है। उसका बराह रास्त नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। बानी PTI को तोशाखाना साइफर के सिद्दत में निकाह के केस में तवील सजाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा उन पर सानिया 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ केसेस दर्ज हैं, जिनमें बैक वक्त मुख्तलिफ इंक्वायरीज चल रही हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें तहरीक इंसाफ को सानिया 9 मई का बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया गया है। इसी तरह विफाकी काबीना की कायम करदा कमेटी अलग से तहकीकात कर रही है और अगर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भी तहरीक इंसाफ को इस वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया तो इस जमात के कलअदम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा करने
हटाने की सिफारिश करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया तो तहरीक इंसाफ के कलअदम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के बहुत से आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में इत्तलात है कि वो पहले से कमिटमेंट्स दे चुके हैं कि वो जीतने के बाद उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जिनके बारे में उन्हें पावरफुल या मुक़्तदर हल्के कहेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी अपनी अपनी जगह इन आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते में है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाक साफ की वकील रहनुमा मिशाल यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। मिशाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आप इन दिनों बुशरा बीबी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, अगर है तो क्या बुशरा बीबी ने आपको स्पोक्स पर्सन नॉमिनेट किया है? जी बहुत शुक्रिया। नहीं जी, मुझे खान साहब ने बुशरा बीबी का तर्जुमान मुकर्रर किया है। तो यानी बुशरा बीबी से मुताल्लिक अब तमाम तो डिटेल्स आप देंगी? जी जी बिल्कुल। तो उनकी सजाओं पे अमल दरामद प्रैक्टिकली शुरू हो गया है बुशरा बीबी की और फिर बानी चेयरमैन पीटीआई की और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, साबिका वाइस चेयरमैन। जी जी बिल्कुल, जैसे ही सजा सुनाई गई तो बुशरा बीबी साहिबा ने अडियाला जेल आकर अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, जिससे अडियाला जेल के हुकाम परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि अभी तो जज साहब ने सिर्फ जुबानी सजा सुनाई है, तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया हुआ, ना ही आपकी वारंटी गिरफ्तारी अभी तक निकले हैं, तो हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा बज़िद थी और वो इशा की नमाज के बाद तक वहाँ बैठी रही, तकरीबन रात के 10 बजे तक अडियाला में थी और उन्होंने कहा मुझे अरेस्ट करें। तो जब बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई सिफारिश नहीं की गई थी कि उनकी अहलिया को बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया जाए? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है? जी जी बिल्कुल, मेरी खान साहब से पिछले एक हफ्ते में 5वें दिन मुलाकात हुई और सुबह 9 बजे हम जाते थे और रात के 10-11 तो उन्होंने वर्बली आपको स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किया या कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी है? जी जी, उन्होंने उसी टाइम कह दिया था कि मशाल ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है बुशरा बीबी साहिबा के लिए, और उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब से भी कहा, लेकिन चूंकि आपको पता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक खलदम किया है, तो उस वजह से नोटिफिकेशन ड्यू है। इंशाल्लाह इलेक्शन के फौरन बाद हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले बड़े प्रॉब्लम्स है ना पीटीआई के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस है। देखिए अब तो इंतखाबात कोई 48 घंटों की दूरी पे है और मैं ये देख रहा हूँ कि 266 अगर कौमी असम्बली की नशस्तें हैं तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 612 उम्मीदवार हैं और अगर 593 प्रोविंशियल असम्बली की सीटें तो 1777 कैंडिडेट्स हैं जो खुद को पीटीआई का कैंडिडेट बताते हैं। तो कल आखिरी डेट थी कि जब ये नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ कर सकते थे, विड्रॉ नहीं किए गए, तो खुद ही कोलेटरल डैमेज नहीं कर रहे पीटीआई के अंदर? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को अभी भी खान साहब का उम्मीदवार कह रहे हैं, उनका तो मैं उन पे बात नहीं करूंगी, लेकिन वो लोग जो जिन्होंने विड्रॉल नहीं किया तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ स्ट्रेटजीज है जो 8 फरवरी को ही सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। उसकी क्या रीज़न है? मतलब ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो 8 फरवरी को देंगे? उसकी बहुत बड़ी साइंस है और वो जो साइंस है उसकी, वो 8 फरवरी को ही सामने आ जाएगी। आप प्लीज मुझे उस दिन पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और आप समझते हैं कि इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपके वोटर सपोर्टर को कंफ्यूजन नहीं होगा कि वोट किसको कास्ट करना है? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी जो हल्का है ना, उस हल्के के बच्चे को पता है कि खान का यहाँ पे कैंडिडेट कौन है और उसका निशान क्या है, और उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नो मैटर व्हाट वो कोई रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, लोगों को बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूँ ना कि दही इलाकों में भी सबको पता है कि यहाँ पे खान का कैंडिडेट कौन है, ओरिजिनल कैंडिडेट कौन है। और वो तो आपको पता है कि खान साहब के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी कोई मैसेज कर दे तो वहाँ पे अच्छा, मिशाल यूसुफजई साहब, आपका ताल्लुक केपी से? जी जी, मैं ताल्लुक केपी से। अच्छा, केपी से मुतालिक ऐसी खबरें हैं कोई लगभग 16 के करीब ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने परवेज खटक साहब की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को गारंटीज दी हैं कि वो जीतने के बाद आपके साथ शामिल हो जाएंगे। तो इस हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं इस हवाले से एक ही बात करना चाहती हूँ, अगर उन्हें परवेज खटक साहब के पास जाना होता तो वो अब कब के चले जा चुके होते। और अब जब परवेज खटक साहब लोग नहीं, एक रोज पहले एक विकेट तो गिरी है पीटीआई की, परवेज खटक के साथ शामिल हुए कि वो पीटीआई के कैंडिडेट नहीं थे और वो पीटीआई में शामिल हुए थे टिकट के लिए। पीटीआई ने उनको टिकट नहीं दिया था और फिर उन्होंने अपना बयान दिया कि जी वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, और अब उन्होंने परवेज खटक साहब की हिमायत कर दी है। वो कैंडिडेट नहीं है पीटीआई की। तो आने वाले दिनों में ये जो खबर है कि 16 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतने के बाद परवेज खटक साहब को ज्वाइन कर सकते हैं। परवेज खटक साहब लोगों को केपी में कॉल्स करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका तमाम सियासी इंतखाबी खर्चा मुझ पे और आपके तमाम इंतजामात मैं करूंगा और बाद में आपको अकोमोडेट भी मैं करूंगा, आए मेरी पार्टी ज्वाइन करे। वो लोगों की मिन्नतें तरले कर रहे हैं।
उनसे अपने जो डिस्ट्रिक्ट नौशहरा है वो मैनेज नहीं हो पा रहा। वो अपने डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में दिन में 2 जलसे या 2 कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर पा रहे। वो लोग की मिन्नतें कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि उन्होंने जो काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसमें जॉब्स निकाल दी है। आपको पता है इलेक्शन के दिनों में जॉब्स नहीं होती। उन्होंने ठेकेदारों से कहा नहीं, है वो कि किस जी कैपेसिटी जॉब्स में दे, निकाल सकते हैं? देखिए, परवेज खटक साहब किस कैपेसिटी में ऐसा कर सकते हैं? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये क्योंकि है, परवेज जो काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के जो बोर्ड के लोग हैं ना, वो उनके लेफ्ट राइट पे घूमते हैं। अच्छा, दूसरी आप सर्च इंपॉर्टेंट चीज कीजिए। मिशाल यूसुफजई साहब, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो इंडिपेंडेंट जी कैंडिडेट्स हैं वो जीतने के बाद, देखिए, एक तो 9 मई के हवाले से पंजाब हुकूमत की 17 सफ़ात पे मुश्तमिल रिपोर्ट आ गई है। लगभग 1 अरब 50 करोड़ का जो नुकसान पहुंचाया गया सरकारी अमलाक को, वो भी है। उस पर 9 मई के हवाले से कुछ ट्रायल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर कैबिनेट कमेटी, जो फेडरल कैबिनेट कमेटी है, वो भी अपनी सिफारिशात हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दे और पीटीआई को बैन कर दिया जाए, कलअदम करार दे दी जाए। फिर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहाँ जाएंगे? जी, हमारे पास प्लान बी और सी दोनों मौजूद हैं। हम ये बताएंगे कि जैसे इलेक्शन होते हैं और पूरे पाकिस्तान को पता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ही जीतेंगे, तो वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ये हम उनको अगले ही दिन 9 तारीख को बता देंगे। नहीं, पहली लेकिन बात, लेकिन जैसे आपने चंद रोज पहले भी एक पार्टी पकड़ी थी, वो डार साहब वाली। देखें, मैं ऐसे ही तो आज कोई तो हाथ बंदा नहीं हो उठ जाएगा जाए, दोबारा? नहीं, जब बंदा उठ जाए तो फिर क्या हो सकता है। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको बता सकूंगी कि 9 तारीख को हम बता देंगे। अभी तो आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये तक कह दिया है कि जी आज़ाद उम्मीदवार भी अपना वजीर आजम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक पार्टी के साथ इल्हाक करके आगे जाएंगे। पहली बात। अच्छा, किस दूसरी पार्टी बात, के साथ इल्हाक कर सकते हैं आप? यानी इस जी वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है उनमें से कौन सी ऐसी है जो लाइक माइंडेड है? देखें, ये तो पार्टी ही बताएगी, और जो खान साहब ने जिस कमेटी को मुकर्रर किया है वही जैसे ही इलेक्शन होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देगी। उस पे तो मैं मुनासिब नहीं समझती कि मैं बात करूं, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूं कि 9 मई के बारे में जो अभी ये कार्रवाइयां कर रही है, सिर्फ इसलिए कर रही है नहीं, कि लेकिन ये अवाम बड़ी में इंपॉर्टेंट मायूस बात हो आप जाए। कर रही हैं कि किसी जी पार्टी जी के साथ इल्हाक भी हो सकता है। मुझे जरा इस हवाले जी से कुछ बताइए ना कि क्या क्या है ये, किस पार्टी से इल्हाक की बात कर रहे हैं? क्योंकि पीपल्स किस पार्टी से पार्टी नहीं का हो तो सकता, जी मैं आपको बताऊं किस, नहीं 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 नहीं, पीडीएम की कोई भी पार्टी से नहीं इस्तेहकाम होगा। पाकिस्तान पार्टी से नहीं हो सकता, पीटीआई नहीं पार्लियामेंटेरियन से नहीं हो नहीं, सकता, तो किससे करेंगे? एमक्यूएम से नहीं हो सकता। वो कहाँ से आएगी बस पॉलिटिकल पार्टी? हमने जिससे करना है उनकी हमारी उनसे बात हो चुकी है। अच्छा, वो यानी साड़ी गल हो गई है, ये वो वाला मामला है? जी 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 जी, पहले तो हमारी पाकिस्तान की आवाम से बात हो चुकी है, हाँ। और 8 फरवरी को इंशाल्लाह हम कामयाब हो गए। हमने जिस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन क्या करना यही है, वजह तो नहीं है कि हमारी आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी पोस्टपोन कर दिए जो 5 फरवरी को आज होने थे? जी बिल्कुल। देखें, इन्होंने हर तरीके का हरबा आजमाया। मैं एक बात बरमला करती हूँ कि एक इनकी प्लानिंग है और एक अल्लाह ताला की तदबीर है। तो अल्लाह ताला की तदबीर गालिब आती है। इनके बस में होता तो आज नहीं, लेकिन पाकिस्तान आपने ये इंसाफ सोच होती लिया है कि अब पीटीआई नहीं होगी, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी आपने जो पोस्टपोन किए हैं, यानी आप पीटीआई को इंट्रा परसू ही नहीं कर पार्टी रहा है? इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट का एक ही था कि जो तमाम तर लोग हैं वो इस टाइम इंतखाबात में मसरूफ है। हम जमहूरियत के मुताबिक शानदार तरीके के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे और वो स्ट्रेट इलेक्शंस के बाद हो जाएंगे। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी से इल्हाक कर यानी किसी पार्टी में जा देखिए, सकता है। आपने पार्टी को जब ज्वाइन करना होता है ना, तो आपने इलेक्शन की 3 दिन, जैसे जी जी। स्ट्रेट 3 दिन होते हैं ना, उसमें ज्वाइन करना होता है। तो ये तो आपको भी पता है कि हम स्ट्रेट 3 दिनों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा रहे। हम पहले पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमारा इंट्रा पार्टी होगा। कौन सी पार्टी होगी ये तो खान साहब ने जिनको ड्यूटी दी है, जो हमारी कमेटी है इस बारे में, वही बता सकेगी, क्योंकि मैं तो नामुनासिब समझती हूँ कि इस पे बात करूँ, और ना ही मैं डिस्क्लोज कर सकती हूँ। लेकिन वो सर्टेनली पीटीआई तो नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब हमारे तमाम कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हैं। ये तो चाहते थे कि हम इन्होंने हमारे साथ जब बल्ले का निशान लिया तो इनका इरादा था कि हम जो है इलेक्शन से बाइकआउट कर देंगे। इलेक्शन से तो हम बाइकआउट नहीं कर रहे, उससे ज्यादा मजबूती से करे हैं। और आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि इमरान खान के नामजद आजाद उम्मीदवार जीत रहे हैं। यानी इलेक्शन जीतने के बाद ये खबर पक्की है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे आप? इलेक्शन जीतने के बाद ये खबर पक्की है कि वजीर आजम भी हमारा होगा और सूबे में वजीर आला भी हमारे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान में अब तक जितने भी इंतखाबात हुए वो किसी न किसी वजह से मुतनाज़ तस्वुर किए गए, लेकिन गुज़श्ता दो इलेक्शंस के दौरान इंतखाबात के नताइज इसलिए मुतनाज़ हुए क्योंकि किसी न किसी पार्टी ने इंतखाबी नताइज में हेर फेर का इल्ज़ाम लगाया। जैसे कि 2013 के इंतखाबात में फाइनल रिजल्ट की रिजल्ट मैनेजमेंट नामी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसे RMS कहा गया। लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो इस सिस्टम और इलेक्शन कमीशन पर संगीन तरीन सवालात उठाए जाते रहे। तहरीक इंसाफ ने 2013 में रिजल्ट्स के शुरू के बाद ही नताइज को मुतनाज़ कहना शुरू कर दिया और इसी की बुनियाद पर 2014 का तारीखी धरना दिया। उसके बाद 2018 में जब रिजल्ट्स यानी नताइज के सामने आने का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त RTS सिस्टम इस्तेमाल किया गया और फिर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया उस वक्त कि RTS को बिठाकर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर किया गया है। अब जब 2024 पे इंतखाबात होने जा रहे हैं तो एक और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नामी एक सिस्टम तरतीब दिया जा रहा है, लेकिन इस सिस्टम से मुताल्लिक अब ये बात सामने आ रही है कि जितने मॉक टेस्ट हुए हैं वो टेस्ट कामयाब नहीं हो सके और जो ROs और DROs है वो इस पे अपने रिजर्वेशंस का इजहार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कर चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो EMS सिस्टम होगा वो हमारे पास होगा, यानी जो कंट्रोल होगा उस हमारे पास होगा, इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा, बाहर से इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा, किसी और के पास रसाई नहीं होगी। और रिजल्ट्स के हवाले से जो कहीं कोई कोताहियाँ होंगी या किसी की कंप्लेंट्स होंगी तो अब व्हाट्सएप के जरिए से भी वो कंप्लेंट्स दर्ज कराई जा सकेंगी और एक टोल फ्री नंबर भी इशू किया जाएगा। अब ये कितना देर पर साबित होता है इस पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कोर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS कोई RTS पार्ट 2 साबित होने जा रहा है? इसमें हमें जैसे इतलात मिल रही हैं, आपका जो है तफजात दुरुस्त हैं आपके। उसमें यह है कि ये जो RTS हो वो तो आपको ज़ाहिर है 2018 के इलेक्शन में नाकाम हो गया था और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 18 करोड़ रुपए भी ज़ाया हो गए थे। अब इसी तरह से जो अब इन्होंने ये बनाया है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS, तो ये नाम तो मुख्तलिफ ठीक है, नाम तो RTS का ही मुतबादिल है, उसी का नाम बदल दिया है, RTS की बजाय EMS हो गया। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये जो होता है ना आपका व्हाट्सएप पे रिजल्ट भिजवाना, ये बड़ा मुश्किल तरीन मरला होता है। तो हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जनाब अभी पाकिस्तान के जो हमारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरान हैं या इसी तरह से इलेक्शन का अमला है, वो इतना ट्रेंड नहीं हुआ है कि आप उनको EMS लो, RTS वो इस तरह की मैनेजमेंट में आप उसको शामिल करें। आप डायरेक्ट सिस्टम करें, मैनुअल तरीके से करें। यानी आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अपना रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवा दे, 1.5, 3, 4 किलोमीटर के फासले पर दफ्तर है रिटर्निंग ऑफिसर का, गाड़ियां मौजूद है, वहां पहुंच जाएगा और उसके साथ जो है फॉर्म 45 वो उसकी बकाया दस्तखत करवा के अपने पोलिंग एजेंट से उसके एक कापी उनके हवाले कर दे, एक कापी पोलिंग स्टेशन के बाहर लगा दे और इसके बाद बाकी मैनुअल जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट पेश कर दे। तो कहीं भी गड़बड़ होने के इम्कान तो नहीं है। अच्छा कोर दिलशाद साहब, हमारी इत्तलात ये है कि अभी तक कोई भी मॉक टेस्ट जो है EMS के हवाले से जो मॉक टेस्ट हुए हैं, कोई भी मॉक टेस्ट कामयाब नहीं हो सका, ये हमारी इत्तलात है। और फिर जो पोलिंग स्टाफ है वो पूरे तरीके से ट्रेंड नहीं है। देखिए 48 घंटे का वक्त रह गया अब इंतखाबात के अंदर और पोलिंग स्टाफ की तरबियत नहीं है इस सिस्टम के ऊपर और ROs और DROs अपने रिजर्वेशन सबमिट करा रहे हैं कि अभी हमारे पोलिंग अमले की इसके ऊपर डिटेल्स अपलोडेड नहीं है। फिर उनको ये नहीं पता कि थ्रू इंटरनेट ये चलेगा या इंटरनेट के बगैर होगा। बहुत सारा भाव मौजूद है। नहीं, मैं शुरू से मेरे तो मामले में तजावीज़ जारी थी, तफजात थे कि जनाब आप इस इलेक्शन कमीशन का जो हमारा पोलिंग स्टाफ है इतना ट्रेंड नहीं है, आप मैनुअल तरीके से करें। बाकी सिंध के जितने भी रिटर्निंग ऑफिसरान हैं या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरान है, खुद इलेक्शन कमीशन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो टेक्नोलॉजी से नाबल्द हैं, उनको टेक्नोलॉजी को नहीं इल्म। तो जब आपको उनको टेक्नोलॉजी का इल्म तो हमें भी नहीं है, आपको भी नहीं है, ज़ाहिर है कि आप व्हाट्सएप के जरिए रिजल्ट भेजेंगे तो एक नया एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा। आप डायरेक्ट जो है अपने पोलिंग स्टेशन पर रिजल्ट भिजवाएं अपने फैक्स के जरिए। जैसे अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये कहा गया कि जी व्हाट्सएप के थ्रू रिजल्ट भेजेंगे। अब ये व्हाट्सएप भी मतलब कहा तो जाता है इंक्रिप्टेड है, लेकिन एंड टू एंड इंक्रिप्शन वहां पे भी नहीं होती है और थ्रू इंटरनेट जाहिर है व्हाट्सएप इस्तेमाल हो सकेगा। उसके लिए इंटरनेट की जो है वो कंसिस्टेंटली मैसर होना भी जरूरी है। तो फिर जहां इंटरनेट होता है वहां पर हैकिंग भी हो जाती है। तो इस तरह की लूप होल्स तो अवेलेबल है इसमें, फिर तो किस हद तक खदशा है कि ये सिस्टम हैक हो सकता है?
नहीं, ये सिस्टम हैक होने का खतरा तो है। जब जब आपकी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इंटरनेट आ जाएगा, तो उसमें तो हैक हो रहा है। हैक होने का खतरात हैं, खदशात हैं, तफजात हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं समझ ज़ाहिर है हमारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सरबराह हैं, अपने खिज़र अजीज साहब, उनके भी बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जनाब इसमें कोई खतरात खदशात नहीं है। लेकिन जब आपके सिंध के रिटर्निंग ऑफिसरान ने कहा है कि जनाब हम इसके बारे में नाइलम हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी एतराफ़ किया है कि वो वाकया टेक्नोलॉजी के बारे में नाबल्द हैं, तो बेहतर तरीका यह है कि आप इन प्रिंसिपल देखा जाए तो मैनुअल तरीके से रिजल्ट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवा दें, और जहां ये इंटरनेट चलता है वो चला दें, नहीं चलता तो इमीडिएटली जो है रिटर्निंग ऑफिसर भिजवाए, ताकि कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, खदशात ना हो, शकों को शबाब पैदा ना हो। आरटीएस की वजह से भी तो कोई इलेक्शन में टैंपरिंग नहीं हुई, ये तो महज एक सियासी नारा था। सियासी जमातों ने एक वीक पॉइंट पकड़ लिया। ज़ाहिर है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने सारा रिजल्ट भिजवा दिया रिटर्निंग ऑफिसर को, तमाम वेबसाइट पे भी आ गए, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं थी। लेकिन बहरहाल एक बिला वजह आरटीएस के जो है उसके बारे फ्लॉप होने से आज तक जो है तमाम सियासी जमातें जो है मुखालफिन उसको इस्तेमाल करती हैं। अब ये भी अगर ईएमएस का सिस्टम बैठ गया तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा इस सिस्टम पर भी, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सारी जो कारकर्दगी जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं उस पर भी पानी फिर जाएगा। बेहतर तरीका यह है कि इसको अभी टाइम है, आप इसको मैनुअल ले जाएं। कोर दिलशाद साहब, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और यू टर्न भी लिया गया है। पहले कहा गया कि रात 1 बजे तक जो इंतखाबी नताइज मुरतब कर लिए जाएंगे, अब वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त तक रिजल्ट्स आएंगे। इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ये दरअसल ज़ाहिर है कि इलेक्शन में रिजल्ट तो हमारा मुल्क का एक कल्चर है, इंडिया का कल्चर तो नहीं है जहाँ 30 दिन के बाद रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ जब 5 बजे पोलिंग खत्म हो जाएगी तो फिर 7 बजे के 1 घंटा का तो वक्फा होता है ताकि उसमें तैयारी कर लें और इमीडिएटली जो है ब्रेकिंग न्यूज ना आए। लेकिन 7 बजे के 6 बजे के बाद तो जो है प्रोग्रेसिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर प्रोग्रेसिव रिजल्ट आने में कोई देर हो गई या रिकॉर्ड पैदा हो तो हमारे यहाँ शुरू को शुरुआत पैदा हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि जो हमारा एक माजी का तरीके मुताबिक चल रहा है, 5 बजे पोलिंग खत्म हो और 6 बजे के बाद जो है प्रोग्रेसिव रिजल्ट आना शुरू हो जाए तमाम चैनलों के जरिए, ताकि लोगों के अंदर जो है जज्बा भी पैदा हो, दिलचस्पी पैदा हो, वो देखेंगे रिजल्ट आ रहा है, पूरी कौम बैठी होगी टेलीविजन के सामने। तो ये ज़ाहिर है कि ये सिलसिला जो आप बता रहे हैं तो मुझे इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, लास्टली एंड वेरी क्विकली कोर दिलशाद साहब, एक मामला है इंडिपेंडेंट्स का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, और ये एप्लीकेशन लेके सलमान अकरम राजा साहब पहले लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, फिर इलेक्शन कमीशन के पास और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इन इंडिपेंडेंट्स का जो मामला है, इसमें आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इनका? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ा अहम बात यह है कि ठीक है तहरीक इंसाफ इस वक्त वकला के हाथों में चली गई है, उनके जो असली जो लीडर हैं वो तो बसे पुश चले गए, तमाम क़यादत वकला के हाथ में है। तो वकला तो अपने मफादात के तहत अपनी इंटरप्रिटेशन करनी होती है। जब एक पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर जब उसका सिंबल वापस ले लिया गया है तो पार्टी का वजूद कहाँ रह गया है? वो एक इन बादिल नजर में वो पार्टी कलदम हो चुकी है। लेकिन बहरहाल कागजों में नहीं, कलदम के तो नहीं हो सकती सर। देखिए, ना तो पार्टी डीलिस्ट हुई है ना डिसॉल्व हुई है, सिर्फ इंतखाबी निशान लिया गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर मौजूद 113 रजिस्टर्ड पार्टीज के अंदर पीटीआई भी शामिल है। वो ठीक है, टेक्नोलॉजी में देखा जाए, इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो आपकी बात भी दुरुस्त है। और हम भी यही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि पार्टी रजिस्टर्ड बाकायदा लिस्टेड है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास चूंकि इख्तियार नहीं है कि किसी पार्टी को वो अपना कलदम करार दें, लेकिन उस पार्टी को डीलिस्ट तो कर सकती है ना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डीलिस्ट करने का तो इख्तियार है, लेकिन डीलिस्ट भी नहीं हुई। तो बाकी ठीक है, आप देख रहे हैं, देखिए आपको नजर आ रहा है कि कैबिनेट कमेटी बनी। जी जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जब आपका सिंबल वापस ले लिया गया तो पार्टी को तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो रजिस्टर्ड नहीं रही, खत्म हो गया। जो साथ लाजिम और मलजूम है, ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद लाजमी मलजूम है कि आप उसकी पार्टी का इंतखाबी निशान अगर वापस ले ले तो वह एक पार्टी इन प्रिंसिपल बाद की नजर में डिलिस्ट ही हो जाती है। लेकिन बहरहाल वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का इलेक्शन लड़ा है, इंडिपेंडेंट का सिंबल लिया है। अब आज का मेरा कानून हमने पढ़े जंग की खबर भी मेरे फ्रंट पेज पर लगी हुई है
कि अगर ये आज़ाद उम्मीदवार अराकीन असम्बली में पहुंच जाते हैं, इनकी मेजॉरिटी हो जाती है, तो इनका तो वजीर आज़म हो सकता है। अगर ये 169 इकट्ठे कर लें, अपने तमाम इतने भी हैं इंडिपेंडेंट अराकीन कामयाब हो जाते हैं, तो इनका प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, ग्रुप बना सकते हैं, वो ग्रुप का जो मर्जी नाम रख ले, डेमोक्रेटिक रख लें या जस्टिस ग्रुप रख लें, जो भी रख लें, तो हुकूमत बितवा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास ये कहना है जी हमने चूंकि कागजात नामजदगी में हमारे नाम हैं तो हमें उसकी इजाजत दी अच्छा जाए, तो कुंवर फिर दिलशाद आपको साहब, एक लास्टली एंड वेरी जाएगा। क्विकली, कुंवर दिलशाद साहब, ये पीटीआई डेजोल्यूशन के लिए जाहिर है एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आपको रेफरेंस भिजवाना है। क्या कैबिनेट कमेटी जो 9 मई के मामले के ऊपर बैठी हुई है, फेडरल कैबिनेट कमेटी, क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में डेजोल्यूशन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त की जा सकती? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो सलमान अकरम राजा ने दरखास्त दी बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा की जो पिटीशन है उससे सारे रात तक तमाम बादल छट जाएंगे, धुंध खत्म हो जाएगी, उसका फैसला आने दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में इल्जामात की सियासत उरूज पर है और इन इल्जामात की जद में एमकेएम पाकिस्तान है हदफ तनकीद दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एमकेएम पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जो स्टेटमेंट का एलिगेशन ज्यादा था, उसको रिस्पॉन्ड हैदर अब्बास रिजवी साहब की तरफ से किया गया। इस वक्त दोनों जानिब से किस तरह इल्जामात की बौछार हो रही है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखें। आपको कहा जाएगा कि पतंग पे मोहर लगाए, आपने कहना है कि हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पे तालियां बजाने वालों को वोट नहीं देते, रो से पैसा लेने वाले को वोट नहीं देते। हम इस पतंग को काट देंगे मगर तीर पर मोहर लगाए। इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रेहान हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो एलिगेशन एमकेएम पाकिस्तान पर लगा है, मेरा ख्याल है मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी लीडर को इस तरह के स्टेटमेंट देने से पहले बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि इलेक्शन के दिनों में आप पॉइंट स्कोरिंग करने के चक्कर में जो मुंह में आए और या जो आपके मुशीर आपको पर्चा पकड़ाए वो बोलते रहें आप। तो इस तरह तो एमकेएम के पास भी ये बिला जवाज, गैर नामुनासिब और इंतहाई तज़हीक आमेज इल्जाम लगाने पर एमकेएम भी इसके रिस्पॉन्ड में बोल सकती है कि जनाब इस मुल्क में प्रैक्टिकली किसी ने जहाज अगवा अगर किया है, उसकी एक्सरसाइजेस की हैं, तो वो पीपल्स पार्टी के लोग थे। नहीं, लेकिन रेहान हाशमी साहब, बावजूद इसके कि एमकेएम के तमाम धड़े यकजा हो गए एक साथ हैं, लेकिन क्या वो उन तमाम तर संगीन इल्जामात का दाग धो पाए हैं जो कभी एमकेएम लंदन से मुताल्लिक थे जब वो देखिए जो चलती थी? पाकिस्तान की रियासत इतनी कमजोर तो है नहीं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत करने के लिए ऐसे एलिमेंट्स को मौका फराहम किया जाए। अगर जो इल्जाम लगा भी है और उसके ऊपर जो लोग मौजूद नहीं है तो वो जिम्मेदार है इसके कि वो इस इल्जाम को, इस मौजूदा एमकेएम का क्या ताल्लुक, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की भी हद होती है। इस पॉलिटिकल अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि मौजूदा एमकेएम का क्या ताल्लुक। देखिए, फिर जो एमकेएम है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर लंदन से आती है तो फिर हम देखते हैं कि वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचते हैं, वॉकआउट हो जाता है, बायकॉट का कहा जाता है, लोग बायकॉट करते हैं। तो फिर क्या होगा अगर बायकॉट हुआ और कहीं से कोई कॉल आ गई या कहीं से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई? तो देखिए, एजम्पशंस पे तो बात नहीं हो रही। मौजूदा एमकेएम जो अवाम में भी जा रही है, जो पेनिट्रेट भी कर रही है, जो कराची के कोर इश्यूज बिलखसूस और बिलअमूम पूरे सिंध और पाकिस्तान के इश्यूज को उजागर भी कर रही है, कराची की मर्दमशुमारी को बढ़ाने में एक कलीदी किरदार अदा किया है, 75 लाख अफराद को बढ़ा दिया है। कराची के कोर इश्यूज और पीपल्स पार्टी की 15 साल दौर इख्तिदार में लूट मार के मामलात को भी उजागर कर रही है। आज कोई मरहूम रहमान मलिक नहीं है कि कराची के इश्यूज को जब उजागर किया जाए तो वहां पर जाकर डील कर लें। आज पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा फर्द नहीं है कि ये डील कर ले। बट रेहान हाशमी साहब, क्या लोग आपसे पूछेंगे नहीं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ भी हुकूमत में बैठे, आप तहरीक इंसाफ के साथ भी हुकूमत में बैठे, आप पर क्रैकडाउन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुआ, तो क्या आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछेंगे नहीं आपसे?
देखें, इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एमक्यूएम को निशाना बनाया जाता रहा। पीपल्स पार्टी हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हो, एमक्यूएम के पास खुद चलकर अपनी आजादी अक्सरियत मुकम्मल करने और हुकूमत साजी करने के लिए आती रही। पीपल्स पार्टी बिलखसूस अगर आप पिछले दौर की बात करें तो उसमें ना सिर्फ वो मुतालबात के जिसको एमक्यूएम तवातुर से कहती आ रही है, उन मुतालबात को तहरीरी शक्ल में, मुआहदे की शक्ल में दस्तखत करने के बाद अगर मुकर जाती है तो ये सवाल पीपल्स पार्टी से बनता है कि आप जो लोगों के हकूक की मुनसिफाना तकसीम है उससे मुकर क्यों जाते हैं? आप एक दफा ऐलान क्यों नहीं करने की हिम्मत रखते कि कोटा सिस्टम करेंगे? लास्टली एंड वेरी क्विकली, व्हाट आर यू आइंग ऑन? कितनी सीटें निकाल लेंगे कराची से? देखें, हम तवक्का कर रहे हैं कि हम 14 से 17 के दरमियान में सीटें ऑब्टेन करेंगे और बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी ने जैरिमैंडरिंग की हुई है, डिलिमिटेशंस में घपले किए हुए हैं, अपने तमाम 15 साल के रिसोर्सेज को भरपूर इस्तेमाल कर रही है। प्रिया रेहान हाशमी एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।